जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। जो पेपर हमारा 4 जुलाई 2024 को दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की शिफ्ट में, यानी कि उस दिन की तीसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था, उस पेपर के आज हम रीजनिंग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो हमारा 15वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 14 वीडियो और आ चुके हैं रीजनिंग एनालिसिस के, जिसमें रीजनिंग की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान उन वीडियो में दिया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको रीजनिंग में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, ये मेरी पक्की गारंटी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार वीडियो को अवश्य देखें। और अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है रीजनिंग का तो आप हमें बताएं, उसका उत्तर हम आपको कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ हमारे पास एक आकृति दी है, हमें बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में त्रिभुज गिनने के लिए इसकी क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें सबसे पहले तो हम नंबर डालेंगे। नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितने नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 का डबल कर देंगे। क्या करेंगे, 8 का डबल करेंगे। जब हमारा इस तरीके से आकृति दी हो तो हम कुल नंबर डाल के उनका दोगुना कर देंगे तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी, 16। अब हम, अगर आपको इस तरीके से ट्रिक समझ में नहीं आती है तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा पहला त्रिभुज बनेगा। पहला त्रिभुज कौन सा बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक आकृति वाले देखेंगे तो पहला त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया हमारे पास 2, तीसरा त्रिभुज हो गया हमारे पास 3, चौथा त्रिभुज 4, पांचवा त्रिभुज 5, छठवां त्रिभुज 6, सातवां त्रिभुज 7 और एक हमारा जो 8वां त्रिभुज हो गया। तो एक आकृति वाले हमारे कितने त्रिभुज बन गए, एक आकृति वाले हमारे पास त्रिभुज बने 8। अब हम देखेंगे दो आकृति वाले। ठीक है, दो आकृतियों से मिलकर कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले दो आकृतियों से मिलकर बनेगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 हमारा दो आकृतियों से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 1 और 2। ठीक है, इसके बाद बनेगा हमारा 3 और 4। कौन सा बनेगा, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 बन गया। इसके बाद 5 और 6, 5 और 6 बन गया हमारे पास त्रिभुज। ठीक है, फिर इसके बाद बनेगा त्रिभुज हमारे पास 7 और 8। दो आकृतियों से हमारे 4 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए, 4। अब हम देखेंगे 3 आकृति वाला। तो 3 आकृति वाला हमारे पास त्रिभुज नहीं है कोई भी। तो अब हम देखते हैं और 4 आकृतियों में देखेंगे। 4 आकृतियों में देखेंगे हम तो सबसे पहला त्रिभुज बनेगा हमारे पास, कौन सा बनेगा, सबसे पहला त्रिभुज बनेगा 1 2 7 और 8, इस तरीके से। ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज बनेगा इसके अपोजिट 3 4 5 और 6। दो त्रिभुज हमारे पास हो गए ए वाले। ठीक है, 4 आकृति वाले कितने त्रिभुज हो गए, 2। अब और देखेंगे हम, और एक और त्रिभुज बनेगा हमारे पास। अगला त्रिभुज हमारे पास बनेगा 8 7 6 और 5, यानी कि 5 6 7 8। ठीक है, फिर त्रिभुज बनेगा हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके नंबर डालेंगे। हमने 4 आकृति वाले हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से थे, तो 4 आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या थी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आया था 1 2 7 और 8। कौन सा, 1 2 7 और 8। पहला त्रिभुज हमारे पास ये बना था। दूसरा त्रिभुज 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, दूसरा त्रिभुज। अब तीसरा त्रिभुज इसमें बनेगा 1 2 7 और 8। ये तो हमारा बन चुका है। ठीक है, तो अब दूसरा त्रिभुज बनेगा 5, यहाँ से बनेगा 5 6 7 और 8। कौन सा बनेगा, 5 6 7 और 8। एक त्रिभुज हमारे पास ये बन गया। दूसरा त्रिभुज बनेगा 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8 त्रिभुज हमारे एक आकृति वाले। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 16। और यहाँ हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया था आपके लिए 16। तो आपको इतना समय व्यर्थ नहीं करवाना है इस प्रश्न में। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप उसमें कुल अच्छे नंबर लिख लीजिए और उसके बाद उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, यानी कि उसको डबल कर दीजिए, तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमारे पास एक श्रृंखला दी है वर्णमाला की। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस श्रृंखला को लिखेंगे। तो हमारे पास श्रृंखला है GOW NIB UCG BWL और प्रश्नवाचक। तो हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर निकालना है क्या आया। तो सबसे पहले हम इनके क्रम लिखेंगे। तो G का क्रम होता है 7, O का क्रम हो गया 15 और W का क्रम हो गया हमारे पास 23।
ठीक है। फिर एन का क्रम हो गया 14, आई का क्रम हो गया 9 और बी का क्रम हो गया 2। ए हमारा यहाँ तक है, ए भी हमारा यहाँ तक है। फिर यू का क्रम होता है हमारे पास 21, कितना 21, सी का क्रम 3 और जी का क्रम होता है 7, ठीक है। फिर बी का क्रम हो गया 2, डब्ल्यू का क्रम हो गया 23 और एल का क्रम हो गया 12। इस तरीके से हम इनके क्रम लिखेंगे। क्रम लिखने के बाद हम देखते हैं इनमें क्या अंतर आ रहा है। तो 7 यहाँ है और हम अगली संख्या में देखेंगे तो 14 है, यानी कि प्लस का 7 हो गया। फिर 14 के बाद 21 है, फिर से 7 हो गया और 21 के बाद है 2, यहाँ भी प्लस 7 हो गया। जब पूरे में प्लस 7 आ रहा है तो यहाँ हम प्लस 7 करेंगे तो 2 और 7 कितना, 2 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 9। 9 पर हमारे पास अक्षर होता है आई। कौन सा अक्षर होता है? आई। अब चूंकि प्रश्न में हमें प्रश्न के ऑप्शन में केवल और केवल आई हमें दूसरे ऑप्शन पर मिल रहा है, तो हम बिना देरी किए आई को टिक कर देंगे, ठीक है। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए हम चेक करेंगे। यहाँ है हमारे पास ओ, ठीक है। ओ के बाद हम देखेंगे, ओ के बाद अगली संख्या है आई, यानी कि 15 और 9 माइनस का हो गया इसमें 6, कितना हो गया 6। आई के बाद है सी, यहाँ भी 9 और 3 में अंदर हो गया माइनस का 6। फिर 3 और 23, यहाँ भी अंदर हो जाएगा माइनस का 6। तो 23 में माइनस का 6 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 17, कितना आएगा 17 और 17 पे हमारा होता है क्यू, ठीक है। फिर हम देखेंगे डब्लू है हमारे पास, डब्लू का संबंध 2 से है, यानी कि प्लस का इसमें हो गया 5, कितना हो गया 5। फिर 2 का संबंध है 7 से, इसमें भी हमारे प्लस का 5 हो गया। फिर 7 का संबंध है 12 से, इसमें भी प्लस 5 हो गया। जब सब में प्लस 5 है तो यहाँ भी जब हम प्लस 5 करेंगे तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 17। फिर से 17 पे हमारा क्यू आ गया, तो आई डबल क्यू, ये हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। जब हम देख लेंगे हमारा पहला अक्षर कोई आ जाता है और ऑप्शन चेक करेंगे उस जैसा ऑप्शन में कोई नहीं है, तो फिर हम उसी को टिक करके अपना टाइम बचा लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का हमें पेपरों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 30 का संबंध एक निश्चित तर्क द्वारा 316 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 40 का संबंध 226 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 50 का संबंध निम्न में से किससे है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें यहाँ बताना है कि 30 का जो संबंध 216 से है वही संबंध 40 का 226 से है। क्या? 40 का 226 से है। तो 50 का वही संबंध किससे होगा? 50 का वही संबंध किससे होगा? तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 है और 4 है और 5 है, यानी कि ये तीनों सीरियल क्रम में लगे हैं, ठीक है, एक क्रम में लगे हुए हैं। 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। और यहाँ हम देखेंगे 6 हमें दिख रहा है, यहाँ भी हमें 6 दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 दोनों जगह कॉमन है। और यहाँ हमारी सीरीज चल रही है और यहाँ 21 है और यहाँ 22 है। जब यहाँ 1 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ जब 1 बढ़ेगा यानी कि 10, 40 और 50, जब यहाँ बढ़ेगा अगला बढ़ेगा तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23, ठीक है, 23 हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम देखेंगे 6 का 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि जब यहाँ हमारा 10 बढ़ा तो यहाँ भी हमारा 10 बढ़ गया। फिर अगली संख्या में जब हमारा 40 से 50 हो गए 10 बढ़ा तो यहाँ भी 226 से 236 हो गए 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें दिमाग लगाना होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास श्रृंखला दी है 15, क्या श्रृंखला दी है? 15, 30, 90, 360 और कोमा 1800। उसके बाद दिया है हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना दिया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 का जब हम डबल करेंगे, 15 × 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30, ठीक है। 30 में हम 3 का इंटू करेंगे या 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 90, ठीक है। 90 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 360 और 360 में जब हम 5 का गुणा करेंगे, कितने का? 5 का, तो हमें मिलेगा 1800। तो अब हम 1800 में कितने का गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे। तो 1800 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10800, क्या मिलेगा? 10,800, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x सन्निहित है, अर्थात आकृति x उसी रूप में समाहित है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो आकृति दी होती है ना, ये वाली आकृति, ये हमारे प्रश्न के ऑप्शन जो है ना उसमें ये छुपी हुई आकृति होती है, ठीक है। तो हमें उस छुपी हुई आकृति को देखना होता है किस ऑप्शन में हमारी छुपी हुई है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 में ये वाली आकृति छुपी हुई है। सबसे पहले देखेंगे हमारी आकृति बन रही है इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से बन रही है? इस तरीके से। और यहाँ इस वाले ऑप्शन में बनेगी, हम देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये वाली लाइन आ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी और ये जाएगी यहाँ आधे तक, और ये वाली लाइन जब यहाँ जाएगी और यहाँ जाके यहाँ आधी हो जाएगी। तो प्रश्न आकृति हमारी ऑप्शन नंबर 4 में मिल रही है, तब हम कहेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें क्या होता है, जो प्रश्न आकृति है ना वो इन चारों ऑप्शनों में से किसी ना किसी ऑप्शन में छुपी हुई होती है, तो हमें उस छुपी हुई आकृति को देखना होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में
कोल्ड समर्स डे को KLBNIX लिखा जाता है और डे एंड नाइट को KJEDPN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डे को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों तरफ हमारे पास कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ हमारे पास केवल और केवल डे है और यहाँ भी हमारे पास डे कॉमन है। ठीक है, जब इस साइड हमारे पास डे कॉमन आ गया तो हम दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है बी और एन। क्या निकल कर आ रहा है? दोनों साइड कॉमन बी और एन। तब हम कह देंगे डे के लिए हमारे पास बी और एन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि W का अर्थ भाग है, Y का अर्थ गुणा है, Z का अर्थ प्लस है और A का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हमारे पास एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में हम अक्षरों को चिन्हों में बदलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 11, 11 के बाद है W का अर्थ होता है भाग। इस प्रश्न में W का अर्थ क्या है? भाग। उसके बाद फिर 11 आएगा हमारे पास, 11 के बाद है Y का अर्थ हो गया यहाँ पे गुणा, गुणा के बाद फिर से 11, फिर है Z का अर्थ है प्लस, फिर प्लस 11 करेंगे हम, फिर है A का अर्थ है माइनस और यहाँ कर देंगे हम 11। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे हम भाग। ठीक है, तो 11 का 11 में भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 1। उसके बाद हम गुणा करेंगे 11 का और यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो 1 का जब 11 में गुणा करेंगे तो हमें 11 ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे, पहला कथन है हमारे पास, कोई भी तकिया गद्दा नहीं है, तो यहाँ हम बनाएंगे तकिया। ठीक है, यहाँ हमने क्या बना लिया? तकिया। अब इस तकिया का गद्दे से कोई संबंध नहीं है, किससे? गद्दे से। ठीक है, इस गद्दे से इस तकिया का कोई भी संबंध नहीं है। और अगला कथन कह रहा है हमारे पास, सभी गद्दे चादर हैं, यानी कि जितने भी गद्दे हैं ना वो सभी क्या हैं? वो सभी के सभी चादर हैं। ठीक है, सभी गद्दे हमारे पास चादर हो गए। अब अगला कथन कह रहा है कोई भी चादर कंबल नहीं है, तो कोई भी चादर हमारे पास कंबल नहीं है, तो कंबल हमारे पास हो जाएगा अलग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब निष्कर्षों में हमारे पास क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष हमारा, कोई भी गद्दा कंबल नहीं है। गद्दा हमारे पास यहाँ है और कंबल यहाँ है, क्योंकि गद्दा पूरा का पूरा चादर के अंदर आ रहा है और चादर और कंबल का कोई भी संबंध नहीं है, तो गद्दा और कंबल का भी कोई संबंध नहीं होगा। तब हम कहेंगे पहला कथन हमारा सही है। फिर अगला है, कुछ तकिए चादर है, तकिया हमारे पास यहाँ है और चादर हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तकिया और चादर में कोई भी संबंध नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे दूसरा कथन हमारा गलत है। तो यहाँ केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि A का अर्थ भाग, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण है हमारे पास 96, 96 के बाद है B का अर्थ है गुणा, गुणा करेंगे यहाँ हम 3 का, 3 के बाद है हमारे पास D का अर्थ है माइनस, माइनस करेंगे हम 285, 285 माइनस करने के बाद A का अर्थ यहाँ हम करेंगे भाग, भाग दिया हमने 5 से, 5 के बाद है C का अर्थ है प्लस, प्लस का कर देंगे हम 11। ठीक है, जब 96 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 6 बराबर 18, 18 की आएगी 8, हासिल जुड़ेगी 1 और 3 का 9 में गुणा करेंगे 27 और 1 हो जाएगा हमारे पास 28, यानी कि 288। उसके बाद माइनस करेंगे 285 में लगाएंगे 5 का भाग, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, बचेगा 3 हमारे पास, कितना बचेगा? 3, 35 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7, प्लस का कर देंगे हम 11, कितना कर देंगे? 11। अब 288 और 11 को हम जोड़ देंगे, 288 और 11 को जब हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो हमें मिल जाएगा 299। 299 में से जब हम 57 घटाएंगे, 299 में से 57 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 242, कितना मिल जाएगा? 242, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, समुच्चय हमारे पास क्या है? 3, 34 और 5, 10, 136 और 6। यहाँ हम देखेंगे 3 का वर्ग, ठीक है, और 5 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग जोड़ने पर हमें 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का वर्ग हो गया 25, जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है? 34, यानी कि बीच वाली संख्या हमारी आ रही है। फिर दूसरे में देखेंगे 10 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है हमारे पास 100 और 6 का वर्ग होता है 36, तो हमें मिल जाएगा 136। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा ए वाला नियम लग रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे 9 का वर्ग हो गया हमारे पास 81, कितना हो गया? 81, और 6 का वर्ग हो गया हमारे पास 36। ठीक है, यहाँ इसका मान आएगा 81 और 36 होंगे बराबर हमारे 117, लेकिन हमें चाहिए 115, तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे, 5 का वर्ग हो गया हमारे पास 25, कितना हो गया? 25, और 6 का वर्ग हो गया हमारे पास 36, कितना? 36। तो 25 और 36 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 61,
कितना मिल जाएगा 61 यानी कि 61। यहाँ हमारे पास 60 है तो ए वाला भी हमारा गलत हो गया। अब अगला देखेंगे हम 11 और 125। 11 का वर्ग हो गया हमारे पास 121 और 4 का वर्ग हो गया हमारे पास 16। इस तरीके से जुड़ के हो गए ए हमारे 137। कितने हो गए 137, लेकिन यहाँ 125 है, ए वाला भी गलत है। फिर है 7, 7 का वर्ग हो गया 49। कितना हो गया 49। 8, 8 का वर्ग हो गया हमारे पास 64। जब 49 और 64 को जोड़ेंगे तो हमें 113 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर पैटर्न तार्किक रूप से पूरा हो जाएगा। हमारे पास ये 4 आकृतियां दी हैं, यानी कि एक ही प्रश्न में 4 आकृतियां दी हैं, जिसमें से 3 दी हैं और चौथी हमारी आकृति छुपी हुई है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें चौथी आकृति निकालना है। चौथी आकृति क्या होगी? सबसे पहले हम देख रहे हैं ये दोनों चिन्ह, इसमें आगे ये दोनों हो गए अपोजिट। फिर से ए वाली कंडीशन यहाँ आ गई, तो फिर ए वाली जो कंडीशन होगी फिर वो आ जाएगी यहाँ पर। तो ए वाली कंडीशन हमारी ऑप्शन नंबर 2 में मिल रही है हमें, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दिए गए अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हमारे पास एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अक्षरों की संख्या देखते हैं। तो कुल अक्षर हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 20। कितने अक्षर हो जाएंगे 20। अब 20 का हम क्या करेंगे, 20 को 5-5 अक्षरों के क्रम में 4 भागों में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर पहला, फिर आएगा यहाँ, ठीक है 2 भाग हो गए। फिर इसके बाद हमारा तीसरा भाग हो जाएगा यहाँ पर। अब इनको हम लिखते हैं, लिखेंगे हम कैसे, सबसे पहले हम डैश करेंगे, फिर है हमारे पास W, S, V और R। ठीक है, पहला लिख लिया भाग हमने। दूसरा भाग है डैश, Q, T, P और S। फिर तीसरा भाग है हमारे पास डैश, R, N, Q और M। फिर चौथा भाग है डैश, L, O, K फिर डैश। अब यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे हम यहाँ, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्रम लग रहा है हमारा। अगर इसमें क्या होता है, चारों में एक से अक्षर आते हैं, लेकिन चारों में कोई भी एक से अक्षर नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे वो वाला नियम हमारा फेल हो रहा है यहाँ पर। फिर हम देखेंगे हमारे पास नियम लग रहा है यहाँ R, S, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा यहाँ T, क्या आएगा T। फिर एक अक्षर छोड़ दिया इन्होंने यहाँ पर U, फिर हो गया हमारे पास D और W। ठीक है, यानी कि सीरीज हमारी पूरी बन रही है और बीच का अक्षर हमने एक छोड़ दे दिया। फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास P, Q, ठीक है। फिर हमने यहाँ R छोड़ दिया, फिर आएगा S, T और यहाँ आ जाएगा हमारे पास U, क्या आ जाएगा U। फिर देखते हैं हम M, N, O छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर हम O को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ ऑप्शन को भी एक बार टैली करेंगे। ऑप्शन में हमें T और U मिल रहा है, और T और U केवल और केवल हमारे दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। तो हम अब दूसरे ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ आ गया हमारे पास O, ठीक है। तो M, N, O, इन्होंने फिर यहाँ P छोड़ दिया, फिर Q हो गया और R हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, P लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे P, और यहाँ लिख रहे हैं N, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है K, L, M छोड़ दिया यहाँ, फिर N, O और P, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बनाया है, यानी कि T, U, O, P और N केवल और केवल दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। हमें शुरू के 2 अक्षरों से ही पता चल गया था कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। तो फिर हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे और उसको टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो लेस देन इक्वल के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ हम देखते हैं एक शीट है, इसको मोड़कर घन बनाया गया है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी किसी शीट को मोड़कर घन बनाया जाए तो उसमें अगर किसी भी चिन्ह के विपरीत कोई चिन्ह पूछता है तो आपको उस चिन्ह में एक अक्षर छोड़ के उसका विपरीत निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम निकालेंगे लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल हमारे पास कहाँ है, लेस देन इक्वल है हमारे पास यहाँ। तो इसके विपरीत फिर आ जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक है। इसके विपरीत हम इसको छोड़ देंगे और एक छोड़ने के बाद हमारे पास डिवाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं, और पहले वाले चिन्ह के विपरीत हो जाएगा तीसरा, और इधर के जो बचा है वो हो जाएगा इसके विपरीत। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि बढ़ई और फर्नीचर में जो संबंध है वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है। तो हम देखेंगे यहाँ बढ़ई का काम क्या है, फर्नीचर बनाना, यानी कि फर्नीचर कौन बनाता है, बढ़ई। तो यहाँ हम देखेंगे पुस्तक और लेखक। पुस्तक कौन लिखता है, लेखक। लेकिन लेखक जो है ना, पहले कर्ता आएगा फिर उसका कर्म आएगा, ठीक है कि नहीं। पहले कर्ता आएगा फिर उसका जो कर्म है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पहले कर्ता आ रहा है लेकिन यहाँ पहले कर्म आ गया, तो ये हमारा हो गया गलत। दूसरे में है पत्रिका और संपादक। संपादक पत्रिका लिखता है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन तीसरे ऑप्शन में हमारा रसोईया क्या बना रहा है, सूप बना रहा है, तो
तो फिर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथे ऑप्शन में भी बांध और इंजीनियर है, चूंकि इंजीनियर और बांध होना था, ठीक है, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 16 सितंबर 2010 को गुरुवार है तो 17 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे 16 सितंबर 2010 से हम चलेंगे 16 सितंबर 2016 तक, ठीक है, क्योंकि हमारा 2017 जो है ना उसमें 17 अगस्त है और सितंबर से वो पीछे रह रहा है, तो हम केवल और केवल 16 सितंबर 2016 तक निकालेंगे, ठीक है। 2010 और 2016 तक कुल वर्षों की संख्या हो गई हमारे पास 6, और 2010 से लेकर 2016 तक कितने लीप ईयर पड़ेंगे, यानी कि कितने लीप ईयर की फरवरी बीच में आएगी। तो एक तो आएगी 2012 की, ठीक है, और एक आएगी 2016 की फरवरी। तो इन 2 लीप ईयरों के फरवरी बीच में आने के कारण इनमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे विषम दिन, तो इसमें हम 2 दिन और जोड़ देंगे, तो हमारे कुल विषम दिन कितने आ गए 8, ठीक है। 8 में से भी जब हम विषम दिन निकालेंगे तो 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास विषम दिन बचेगा केवल और केवल 1। अब हम क्या करेंगे, 16 सितंबर 2016 से 17 अगस्त 2017 तक विषम दिनों की संख्या देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सितंबर में हमारे कितने दिन होते हैं 30, 16 दिन निकल चुके हैं, अब बचे कितने 14 दिन, कितने दिन बचे 14 दिन, ठीक है। अक्टूबर में हमारे पास कितने दिन होते हैं 31 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन हमारे पास 3। फिर नवंबर 30 का महीना, 7 का भाग लगाने पर विषम दिन 2। दिसंबर में विषम दिन होते हैं 3। फिर जनवरी में विषम दिन होंगे 3। फरवरी में विषम दिन 0, क्योंकि फरवरी होती है हमारी 28 की, ठीक है। मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2, मई में विषम दिन हमारे पास 3, जून में विषम दिन 2, जुलाई 31 की होने के कारण विषम दिन 3, और अगस्त में हमें जाना है 17 तक। 17 में 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास 3। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 14, 3 17, 2 19, 3 22 और 3 25, 3 28 और 2 30 और 3 33 और 2 35 और 3 38 और 3 41 और 1 हो गया हमारे पास 42। तो कुल विषम दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 42 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 6 का पूरा भाग जाएगा, विषम दिन बचेंगे हमारे पास 0। जब 0 विषम दिन बच गए तो गुरुवार में हम 0 जोड़ देंगे। गुरुवार में 0 जोड़ने का मतलब है वही दिन, तो हमारा फिर से गुरुवार आ जाएगा। 17 अगस्त 2017 को क्या आ गया, गुरुवार आ गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से और समझते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे पास श्रृंखला है, सबसे पहले हमारे पास श्रृंखला दी है 291, 256, 310, 275, 329 और 294। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास एक ज़्यादा है तो दूसरा कम है, फिर तीसरा ज़्यादा हो गया, चौथा कम है, फिर पांचवा ज़्यादा है और छठवां कम है। जब भी ऐसी अगर आपको कंडीशन मिले तो आप एक छोड़ के अंतर निकाला कीजिए इसमें, ठीक है। तो 291 और 310 में अंतर हो गया हमारे पास 19 का। कितना अंतर हो गया, 19 का। 310 और 329 में भी अंतर हमारे पास 19 का आ गया। तो दोनों में अंतर जब समान है तो 329 और अगली संख्या में भी अंतर हमारे पास 19 का होगा, ठीक है। 19 जब हम 329 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 348, 348। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। प्लस कहाँ है हमारे पास प्लस है यहाँ, तो हमें बताना है इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो इसके विपरीत हमारा चिन्ह हो जाएगा इधर वाला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। हमारे पास दिया है 4 अक्षरों का एक समूह दिया है और इस समूह में बताना है कौन सा समूह सबसे अलग है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले A, B, C और D चारों अक्षर क्रम में है हमारे। उसके बाद देखेंगे J, ठीक है, J के बाद K, L और M, ये वाले अक्षर भी हमारे क्रम में हैं। फिर देखेंगे F, F के बाद आता है हमारा G, क्या आता है G, फिर H, I और J, ठीक है, इस वाले में हमारा एक अक्षर छूटा हुआ है। फिर देखेंगे हम V, W, X और Y, इसमें भी अक्षर हमारे पूरे क्रम में है। केवल और केवल तीसरे वाले जो समूह है ना उसमें एक अक्षर मिसिंग है, तो हम कहेंगे फिर तीसरा वाला जो है ना वो हमारा सबसे अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 AF, J, H, I सबसे अलग है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास,
उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि प्रतिजैविक और संक्रमण में जो संबंध है ना, वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है। तो प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक, ठीक है। संक्रमण का इलाज करने के लिए हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कि बीमारी में इलाज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो विषहर का उपयोग कब किया जाता है? जहर देना। यानी जहर होता है जब किसी को जहर दे दिया या किसी ने काट लिया जहरीले प्राणी ने, तो उसमें फिर हम विषहर देते हैं। यानी कि जो संबंध प्रतिजैविक और संक्रमण में है वही संबंध हमारा विषहर और जहर देना यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में है। संक्रमण का इलाज किया जाता है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक से, तो जहर का इलाज किया जाता है विषहर यानी एंटीडोट से, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द फ्लेमिंगोज के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास शब्द क्या है, फ्लेमिंगोज, यानी कि FLAMINGOES। इसे हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है। तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है हमारे पास ए, तो ए को हम लिखेंगे पहले स्थान पर। ए के बाद हमारे पास आएगा ई, क्या आएगा ई को रखेंगे हम दूसरे स्थान पर, ठीक है। ई के बाद आएगा हमारे पास एफ को रख दिया हमने यहाँ। एफ के बाद आएगा हमारे पास जी, क्या आएगा जी को रख दिया हमने चौथे स्थान पर। जी के बाद आता है आई, क्या आता है आई लिख दिया हमने। आई के बाद हमें मिलेगा एल वर्णमाला में, तो एल लिख दिया हमने। एल के बाद आएगा वर्णमाला में एम, क्या आएगा एम के बाद आएगा एन, क्या आएगा एन के बाद आएगा ओ के बाद आएगा हमारे पास, ओ के बाद वर्णमाला में क्या आता है आपका, ओ के बाद पी आएगा, लेकिन पी यहाँ है नहीं तो अगला अक्षर आएगा एस, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो हमारे पास केवल एक तो आई है जो ऊपर भी वही स्थान है वही नीचे है, और एक अक्षर है एस। आई और एस ने अपना स्थान नहीं बदला है, तब हम कहेंगे केवल और केवल 2 अक्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक कागज है हमारे पास, चौकोर कागज दिया है हमें, ठीक है। इसमें हमें सिंगल फोल्ड करके दिया है, तो सिंगल फोल्ड करेंगे तो हमारे पास सिंगल फोल्ड के कितनी प्रतिकृति बनेंगी 2, और डबल फोल्ड की कितनी बनेंगी 4, ठीक है, बताया था। तो यहाँ पे एक गोला है, जब इसको इस तरीके से करके दिया है हमें, तो जब इसको खोलेंगे तो खोलने पर एक गोला यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक इस तरीके से इधर बन जाएगा। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हमें इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न में से किसका परिणाम 59 होगा, यानी कि 59 होगा। इस सवाल का उत्तर आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। हमेशा की तरह ए वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में बॉटल इज ब्लू को CMOTU यानी कि टू लिखा जाता है और स्काई इज ब्लू को मोर टू लो लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में बॉटल को कैसे लिखा जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉमन है हमारे पास इज ब्लू और इज ब्लू, ठीक है। अब 2 कॉमन देखेंगे, एक तो हमारे पास 2 है यानी कि TO, ठीक है, TO कॉमन है, TU कॉमन है, और दूसरा कॉमन है हमारे पास MO यानी कि मो। तो यहाँ हमारे पास बॉटल बचा, बॉटल के लिए हो जाएगा C और स्काई के लिए हो जाएगा लो यानी कि LO। तो हमसे वो पूछ रहा है बॉटल, तो बॉटल के लिए हम कहेंगे बॉटल के लिए हो जाएगा C, ठीक है। इस तरीके से इसको कॉमन देख के हटा देते हैं और जो बचता है वो उसका कोड हो जाता है। अब अगले प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। यानी कि इस तरीके की जो आकृति है ना, वो हमारी किस ऑप्शन में छुपी हुई आकृति है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर 2 में हमें इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आकृति है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में भी इस तरीके की है, लेकिन ए लाइन जो ऊपर गई है वो टेढ़ी है, टेढ़ी लाइन नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए, ठीक है। और इस प्रश्न में भी इस तरीके की आकृति बन रही है, लेकिन इसमें आकृति घूम गई है और वो कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, तब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में A प्लस B का अर्थ है A B का बेटा है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, A इंटू B का अर्थ है A B की पत्नी है, और A भाग B का अर्थ है A B का पिता है।
उपरोक्त के आधार पर यदि P इंटू क्यू माइनस आर डिवाइड एस प्लस टी है तो P का T से क्या संबंध है, यानी P T का कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे P और Q, इनके बीच में साइन है इंटू का, तो इंटू का मतलब है पत्नी, यानी कि P Q की कौन हो गई, P Q की हो गई पत्नी। तो P हो गया माइनस, Q हो गया प्लस, और यहाँ लिख देंगे हम वाइफ यानी कि पत्नी। फिर देखेंगे Q और R के बीच में संबंध है माइनस का, तो Q R का हो गया भाई, Q R का कौन हो गया भाई यानी कि ब्रदर, ठीक है। फिर R भाग S, भाग का अर्थ है A B का पिता है, यानी कि R S का पिता है, R S का पिता हो गया, यानी कि ये प्लस हो गया, और यहाँ लिख देंगे हम F यानी कि फादर, R S का कौन हो गया पिता। अब कह रहा है S प्लस T, प्लस का अर्थ है A B का बेटा है, S T का बेटा है, S R का भी बेटा हो गया और T का भी बेटा है, तो R जब प्लस है तो T हो जाएगा यहाँ माइनस, ठीक है। T कौन हो जाएगा यहाँ माइनस, तो S T का भी बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा S T का भी बेटा हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे S T का बेटा हो गया। अब T को हमने माइनस कैसे लिख लिया, क्योंकि S T का बेटा है और S R का भी बेटा है, चूंकि R प्लस में है तो T माइनस हो जाएगा, T S की कौन हो जाएगी, T S की हो जाएगी माँ यानी कि मदर, ठीक है। तो पूछ रहा है वो P का T से क्या संबंध है, P T की कौन है, तो P हमें पता है कि P हमारी महिला है और इस महिला का पति है कौन, Q, और Q का R कौन है भाई, और A R की पत्नी है, तो P T की कौन है, पति के भाई की पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इसका पति Q, इसका भाई और इसकी पत्नी, ठीक है। तो पति के भाई की पत्नी, क्या समझ में आया, पति के भाई की पत्नी, तो P T की कौन हो गई, पति के भाई की पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं, हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।